नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। चंबल नदी, जिसमें कि अवैध रेत खनन को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती है, उसके चंबल के आसपास के एरिया, आप सभी भी इससे परिचित रहे होंगे। खबरों में बना ही रहता है कि चंबल में अवैध खनन जारी है। ये घटनाएं एक्स्ट्रा लेवल पर एक कार्रवाई हुई, एसडीएम, कलेक्टर वगैरह कई सारी कार्रवाई आपको देखने को मिलती है। तो चंबल में रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला है कि जो चंबल नदी है और उसकी सहायक नदियाँ है पार्वती, चंबल नदी जो महू इंदौर से निकल कर पूरा राजस्थान, एमपी होते हुए यूपी में जाके इटावा में यमुना मिलती है। दूसरा पार्वती, आष्टा, सीहोर से निकलती है उसकी सहायक नदियाँ। तो चंबल और पार्वती के जो आसपास का इलाका है उसकी सहायक नदियों के, वहाँ पर रेत खनन होता है अवैध रूप से, इलीगल सैंड माइनिंग, जिसे अवैध रेत खनन बोलते हैं, और चंबल और पार्वती के आसपास नदियों पर होता है। तो उसे सरकार ने क्या फैसला लिया कि ये अवैध तो हो ही रहा है, तो हम क्यों ना इसको वैध करार दें। उन्होंने इसको लीगल करने की योजना बनाई है। इसको लीगल करेंगे तो उनको टैक्स वगैरह उससे क्या सब प्राप्त होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। आगे इसको वो प्रारूप रूप में परिणामतः जारी करेंगे। अभी उनका भी फैसला चल रहा है कि हम जो खनन है चंबल नदी, उसकी सहायक नदी पार्वती वगैरह, उसके आसपास के 5 खंडों में, तो अवैध गतिविधियों को हम वैध गतिविधि का दर्जा देने की बात की जा रही है। जो इलीगल माइनिंग है उसको लीगल माइनिंग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे कि सरकार को टैक्स वगैरह मिलेगा, तो राजस्व में वृद्धि होगी और इलीगल गतिविधियों में कमी आएगी। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो चंबल का एरिया है, चंबल नदी के आसपास के एरिया, वहाँ 2006 से जो है प्रतिबंध लगा हुआ था सैंड माइनिंग पर, रेत खनन पर 2006 से प्रतिबंध लगा हुआ था। तो प्रतिबंध के बावजूद भी वहाँ पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है लगातार। तो सरकार ने सोचा कि फिर क्यों ना हम इसको लीगल माइनिंग की श्रेणी में रख दें, जिससे कि हमको टैक्स भी मिलेगा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल नदी जो हमारे चर्चा में रही है, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी चर्चा में है। तो चंबल नदी का जो आसपास का एरिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में फैली हुई है। तो उन तीनों राज्यों में ही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्या है, विस्तृत है, जिसे हम नेशनल चंबल सेंचुरी भी बोल लेते हैं, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी बोल लेते हैं। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना जो है 1979 में की गई थी, एक नदी अभयारण्य के रूप में, क्योंकि चंबल नदी के आसपास का एरिया है, लगभग 425 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। चंबल नदी का जो अभयारण्य है मेनली घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके जो आसपास का एरिया है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में लिस्टेड है। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया जो होते हैं महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का आगमन होता है विभिन्न सीजन में। यह रामसर साइट हेतु ही प्रस्तावित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप प्लीज याद कर लीजिएगा। यह इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में लिस्टेड है और रामसर साइट के रूप में प्रस्तावित है। जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उसने भारत में 554 इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया को अधिसूचित किया है। उसमें से एक हमारा चंबल अभयारण्य भी है। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया क्या होती है, इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, A1, A2, A3, A4। जो A1 कैटेगरी होती है उसमें जो वैश्विक रूप से जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको रखा जाता है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। A2 में ऐसी प्रजातियां होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं। A3 में वायु की प्रतिबंधित प्रजातियां आ जाती, वायु में पूरा जैवमंडल समुदाय हो जाता है। A4 में कॉन्ग्रेशन वाली प्रजातियां रहती। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अब इसमें ये प्रसिद्ध है घड़ियालों के लिए। तो घड़ियाल जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें घड़ियालों को क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि घड़ियाल IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में घड़ियाल को रखा गया है।
इसका वैज्ञानिक नाम है गेबुलियस गैंगेटिक्स और इसका जो ऑर्डर है, जो वंशक्रम है वो क्रोकोडिला है। फैमिली इसकी गैबिडियलिडाe है और फाइलम इसका संघ जो है कॉर्डेटा है। तो इसमें आपके बायोलॉजी के भी सारे प्रश्न शामिल हो जाते हैं कि घड़ियाल की फैमिली कौन सा है, वंश कौन सा है, संघ कौन सा है, तो इसके सारे प्रश्न हैं। माइन और मिनरल्स जो खनन और खनिज अधिनियम आया था 1957 में, उसको रोकने के लिए, उसके विकास के लिए इसमें 2015 इसमें संशोधन भी किए गए। हाल 2021 में भी नए रेगुलेशन जारी हुए हैं। तो इसमें रेत को एक गौण खनिज की श्रेणी में रखा गया, माइनर मिनरल। जो मेन मिनरल होते हैं, जो प्रमुख खनिज होते हैं, उनकी श्रेणी में रेत को नहीं रखा गया है। इसको माइनर मिनरल की श्रेणी में रखा गया है, गौण खनिजों की श्रेणी में रखा गया है। गौण खनिजों की श्रेणी में रखने से क्या होता है, जो गौण खनिज होते हैं उनकी संबंधित सारी गतिविधियों का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। चाहे उनकी माइनिंग करना हो, उनके लिए कोई गाइडलाइंस जारी करनी हो, उनके खनन पर प्रतिबंध लगाना हो, अन्य कई सारी गतिविधियाँ, तो उनकी पूरी जो अथॉरिटी होती है वो राज्य सरकार के पास होती है। उनको उनके खनन का पट्टा प्रदान करना हो, गौण खनिजों को प्रदान करने संबंधित नियम हो, इसके अन्य कई सारी धाराओं में भी प्रावधान किए गए हैं गौण खनिजों को। जैसे कि गौण खनिजों खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी राज्य सरकार के पास है। मीन्स माइनर मिनरल जितनी भी हैं, इसमें रेत भी इंक्लूड है, उसके संबंधित सारी नियम बनाना, प्रक्रिया जारी करना, गाइडलाइंस जारी करना, सारा जो अधिकारता है, सारी अथॉरिटी राज्य सरकार के ही पास है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है उसमें रेत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब रेत के निष्कर्षण और उपयोग पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज देखने को मिल रहे हैं। कई सारी जो क्लाइमेट चेंज जो कंडीशंस हैं उनमें बदलाव आ रहा है। तो यूएनईपी की रिपोर्ट ने बोला है कि रेत के निष्कर्षण और उपयोग पर अगर हमने पुनर्विचार नहीं किया तो हमारे एनवायरनमेंट में कई विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि जलापूर्ति हो गई, खाद्य संकट हो गया, मत्स्य हो गया, पर्यटन उद्योग आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रेत उत्खनन के नुकसान क्या होते हैं, कटाव होता है, मृदा का कटाव हो जाता है। जितने भी जलाशय होते हैं, जल क्षेत्र होते हैं, उनमें लवणीकरण हो जाता है, लवण जमा हो जाते हैं, उनमें गाद एकत्र हो जाती है। तूफानी लहरों से सुरक्षा का नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा होता है बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ता है। जो जैव विविधता है वो प्रभावित होती है। जैव विविधता क्या होती है, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जिनमें भी जीवन है उसे ही हम जैव विविधता बोलते हैं। प्रतिवर्ष 50 बिलियन टन रेत और बजरी का उपयोग होता है, जिसमें से मतलब रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हर साल 50 बिलियन टन रेत का यूज किया जा रहा है। अगर हम इस रेत का यूज करें तो पृथ्वी के चारों ओर 27 मीटर चौड़ी और 27 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। इतना रेत यूज किया जा रहा है हर साल, तो हमें इस पर थोड़ी सी लगाम लगाने की ज़रूरत है। सैंड जो रेत होता है उसमें कई सारी जैव विविधता जैसे एनवायरनमेंट हो गया, तो कई सारी प्रजातियों का आश्रय होते हैं, जैसे घड़ियाल, मगर हो गया, रेत में रहते ज़्यादातर अन्य कई सारी प्रजातियां जीवों की। तो ये प्रजातियों का क्या होता है, घर होता है। यह उनको एक महत्वपूर्ण कार्यों का एक सपोर्टिव फंक्शन प्रदान करता है, उनको सहायता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गई, इंडस्ट्रिंग मेरेन प्लांट्स हो गए, जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, या खारे पानी के जो पौधे होते हैं उनके लिए ये एक आश्रय के रूप में कार्य करता है। कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है। जो कार्बन सिंक वाले पौधे होते हैं उनके लिए भी ये कार्य करता है। विश्व के सबसे बड़े रेत खननकर्ता देश के बारे में हम देख लेते हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सैंड की सर्वाधिक माइनिंग चीन में हुई थी, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत रेत के खनन में 5वें नंबर पर आता है। तो रेत खनन में सबसे पहले कौन है, चीन है, फिर अमेरिका है, फिर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत का स्थान कौन सा है, 5वां। भारत रेत खनन में विश्व में 5वें स्थान पर आता है। भारत रेत खनन में विश्व में किस स्थान पर आता है, 5वें पर। जो माइनर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 आया था, उसमें 2015 में भी संशोधन किया गया।
2016 में भी संशोधन किया गया। कोई भी एक्ट जब बनाया जाता है तो उसमें प्रावधान की जाती है, लेकिन देशकाल परिस्थितियों के अनुसार उसके प्रावधानों में चेंज लाने के लिए हमें संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। उसी के अनुसार हमें एक्ट में संशोधन करने होते हैं। 2015-2016 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन क्या किया गया था कि यह गौण और परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू, जो हमारा MMDR एक्ट 1957 है, गौण खनिजों पर लागू नहीं होता है और सब पर लागू होता है। जो एटॉमिक मिनरल होते हैं और माइनर मिनरल होते हैं, यानी कि परमाणविक खनिज और गौण खनिजों को छोड़कर सभी पर लागू। गौण का मतलब होता है जिन्हें प्रमुखता नहीं दी जाती है, समझ रहे हैं आप। गौण खनिज मीन्स जिन्हें प्रमुखता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तो उन खनिजों पर ये लागू नहीं होता है। गौण खनिज राज्य सरकार के अधीन है। वन क्षेत्र में खनन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। ये MMDR एक्ट 1957 में बोला गया है। 2015-16 में संशोधन के बाद 2021 में फिर से इसके लिए अमेंडमेंट किया गया है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 अभी बिल लाया गया है, पारित नहीं हुआ है, अभी इसमें संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन विधेयक आया है 2021 में, तो अब इसमें संशोधन होगा। अभी लोकसभा में तो इसको पेश हो चुका है 15 मार्च 2021 को, तो इसमें संशोधन करने का प्रावधान है। जो MMDR एक्ट 1957 है, कई सारे प्रावधान करता है, तो जब ये पारित हो जाएगा तभी संशोधन विधेयक के रूप में सामने आया। तो ये कई सारे इसके प्रावधान है, जैसे रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स, जो समाप्त होने वाले खनिज हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाना ताकि उनका ज़्यादा खनन ना हो। ये कई सारी यहाँ पे गतिविधियाँ दी गई हैं, जैसे कि देखो, सेल of minerals by captive mines, auction by the central government in certain cases। कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही जो है केंद्र सरकार इनकी क्या है बोली निकालेगी, टेंडर निकालेगी, पट्टे जारी करेगी। ट्रांसफर ऑफ स्टेटरी क्लियरेंस, जो उनका वैधानिक जो क्लीनीकरण है उसके लिए इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। एलोकेशन ऑफ माइंस विथ एक्सपायर्ड लीजेज, मतलब लीज के एक्सपायर्ड होने के साथ ही क्या है इसका आवंटन किया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ लीज टू गवर्नमेंट कंपनी राइट टू सर्टेन एक्सटिंग कंसेशन होल्डर्स, कंडीशन फॉर लैप्स ऑफ माइनिंग लीज, जो खनन के लिए लीज पट्टे दिए जाते हैं उनके लिए लैप्स होने की शर्तें निश्चित की जाएंगी। नॉन एक्सक्लूसिव री कॉमेसेंस परमिट, यानी कि जो उनकी परमिट जारी की जाती है उस पर कई सारे प्रावधान इसमें बताए गए। अभी तो विधेयक के रूप में लाया गया है लोकसभा में 2021 में मार्च में, आगे इसमें क्या प्रावधान होते हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। रेत खनन की कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड माइनिंग हो गई। रेत खनन 4 प्रकार से होता है। एक तो भूमिगत खनन होता है, मीन्स अंडरग्राउंड माइनिंग, एक सरफेस एक सतही खनन होता है, एक प्लेसर माइनिंग होती है, एक इन सीटू माइनिंग होती है। इन सीटू और ICTU एनवायरनमेंट में काफ़ी चर्चित वर्ड हैं। जब हम किसी प्रजाति का उसी के हैबिटेट में संरक्षण करते हैं तो उसे इन सीटू बोल लेते हैं, और जब हम उस प्रजाति को उसके हैबिटेट से कहीं दूर ले जाकर दूसरे स्थान पर संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसको एक्स सीटू बोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो हम सैंड माइनिंग की विधियों के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर सैंड माइनिंग की 4 विधियाँ हैं, अंडरग्राउंड, सरफेस, प्लेसर और इन सीटू। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा पूरा, जिसमें हमने रेत की खनन विधियों के ऊपर चर्चा की। जो MMDR एक्ट 1957 जिसमें 2015-16 में संशोधन हुआ था, वर्तमान में भी संशोधन बिल 2021 लाया गया है, इस पर भी हमने चर्चा की है। दूसरा, रेत खनन क्या नुकसान होते हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, और जितना प्रतिवर्ष रेत खनन हो रहा है उससे अगर हम पृथ्वी की चारों दीवार बनाना चाहें तो 27 मीटर लंबी 27 मीटर चौड़ी 27 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। तो इन गतिविधियों पे थोड़ी सी लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट, हमारी इकोलॉजी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा UNEP की रिपोर्ट भी आई है जिसने बताया कि रेत कितना इम्पोर्टेंस रखता है दुनिया में। उसका निष्कर्षण उपयोग पर हमको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अन्य कई सारे भी हमने घड़ियाल के बारे में देखा, उसको क्रिटिकल इंडेंजर श्रेणी में रखा गया है, क्रोकोडोला ऑर्डर का है और उसकी फैमिली
गैवियोल्डी है, फाइलम उसका कोड होता है, वैज्ञानिक नाम है गैबियल्स गैंगेटिक्स है। कंजर्वेशन स्टेटस मीन्स IUCN की रेयर लिस्ट में उसको क्रिटिकली इंजेंडर्ड सूची में रखा गया है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और ये आपको याद रखना है कि रेत कौन सा खनिज है, मुख्य खनिज है मीन्स प्रधान खनिज है या गौड़ खनिज है। तो रेत को गौड़ खनिजों की श्रेणी में रखा गया है। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया चंबल अभ्यारण्य जो है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी अधिसूचित है और इसको रामसर साइट के रूप में भी लिस्टेड किया गया है। अभी रामसर साइट घोषित नहीं हुई है, लेकिन रामसर साइट के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया, प्रपोजल भेजा गया है कि इसको भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज में आता है। पूरे भारत में 554 इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज हैं, जिसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने घोषित किया है, लिस्टेड किया है, आइडेंटिफाइड किया है। उसमें हमारा एक चंबल अभ्यारण्य भी है। चंबल एरिया 1979 में स्थापित हुआ था। 425 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, राजस्थान, MP, UP के बॉर्डर पर। तीनों राज्यों में इसका विस्तार है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें अवैध खनन को लेकर एक अपना आदेश या विचार व्यक्त किए। उनकी पूरी वार्तालाप चल रहा है कि इसको हम वैध खनन का दर्जा देंगे। आशा है आप सबको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपकी जो भी कन्फ्यूजन डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी सजेशन है उन्हें भी लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को सकारात्मक वे में लेके चलें। इसमें आपको प्री मेंस दोनों को ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जैसे चंबल अभ्यारण्य तो आपको मेंस में भी लिख सकते हैं, आप प्री में भी लिख सकते हैं। घड़ियालों के ऊपर जो उनका कंजर्वेशन स्टेटस रहता है उसके लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप प्रश्न को यहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बायोलॉजी में भी प्रश्न बनता है यहाँ से, किस ऑर्डर में है, कौन सी फैमिली, कौन सा फाइलम है। दूसरा, रेत खनन के नुकसान, ये आपका एक मेंस का प्रश्न है कि अगर रेत अवैध खनन है तो रेत खनन के बारे में बताएं, रेत कैसा खनिज है और उसके नुकसान, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके लिए क्या विनियमन सरकार ने लाए हैं, कौन सा एक्ट लाया है, एक्ट में कब कब संशोधन हुआ है, वर्तमान में कौन सा संशोधन विधेयक पेश किया गया है। और चीन में ये रिपोर्ट भी आप जारी कर सकते हैं। जब हम कुछ मेंस में कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो रिपोर्टों का हवाला देते हैं, तो हमारे मेंस के जो आंसर होते हैं उनमें जान आ जाती है। इसमें कौन कौन से देश हैं जो रेत खनन करते हैं? चाइना, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भारत कौन से नंबर पर आता है? भारत विश्व में 5वें नंबर पर आता है रेत खनन में। ये सारे हमने आपको बता दी। रेत खनन की विधियाँ भी बता दी, 4 हैं। अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड विधि के अलावा उसमें प्लेशर है, ठीक है, सरफेस है और इन सिटू। ये सारी विधि हम आपको बता चुके हैं। तो ये आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को सकारात्मक वे में लेकर चलें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय